इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखेंगे और ये ट्राई करेंगे जानने के कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। तो सबसे पहला डेटा जो पिछले हफ्ते रिलीज हुआ जो हमारे पास है वो है नॉन कैश पेमेंट्स या नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स का ट्रेंड। अब इंडिया में नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स अगस्त में आप देखो तो वो 16% ईयर ऑन ईयर से बढ़े। अब ये ज़्यादा लग रहा है लेकिन जुलाई में ये 21.5% से बढ़े थे। तो जुलाई की कंपैरिजन से अगस्त में कम बढ़े हैं लेकिन जून की कंपैरिजन से अगस्त में ज़्यादा बढ़े हैं। विद इन नॉन कैश ट्रांजेक्शन आप देखो तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग जो है वो सबसे स्लोएस्ट हो रही है। अगस्त में फॉर इंस्टेंस क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन जो है वो 13% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुए। अब ये वैसे तो ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन हिस्टोरिकली आप देखो तो अर्ली 2021 के बाद ये वन ऑफ द स्लोएस्ट फिगर है, वन ऑफ द स्लोएस्ट ग्रोथ है क्रेडिट कार्ड में। अच्छा, अब सितंबर 26 तक अगर आप देखो, ये तो अगस्त की बात की लेकिन अगस्त के बाद सितंबर 26 तक हमारे पास डेटा है, तो तब तक अगर आप देखो तो क्रेडिट कार्ड का स्पेंडिंग की ग्रोथ ऑलमोस्ट 0% है ईयर ऑन ईयर। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? वेल, एक रीजन तो ये है कि सितंबर में इस बार 15 दिन तक पितृपक्ष था। पितृपक्ष क्या है? वेल, पितृपक्ष हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 15 दिन का समय है जिस समय में हिंदूज जो है वो अपने पितृज यानी कि एंसेस्टर्स को याद करते हैं और उनको खाना देते हैं। लेकिन इस दौरान हिंदूज कोई भी बड़ी स्पेंडिंग है, बड़े परचेजेस है यानी कि रिटेल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें स्पेंडिंग नहीं करते। तो हो सकता है बिकॉज पितृपक्ष सितंबर में इस बार पड़ा, लास्ट ईयर अक्टूबर में पड़ा था, इस बार सितंबर में पड़ा, तो हो सकता है इसके कारण क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग स्लो हो गई सितंबर में। लेकिन 0% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर तो कुछ ज्यादा ही है। इतनी स्लो सिर्फ पितृपक्ष के कारण नहीं हो सकती, तो इसका कारण कुछ और ही हो सकता है। अब विद इन क्रेडिट कार्ड्स दो चीज है, एक तो है ऑनलाइन स्पेंडिंग और एक है ऑफलाइन स्पेंडिंग। ऑनलाइन स्पेंडिंग का ग्रोथ ऑफलाइन स्पेंडिंग के कंपैरिजन में बहुत स्लो हो रहा है। फॉर इंस्टेंस अगस्त में ऑनलाइन स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन से सिर्फ 10% ईयर ऑन ईयर से बढ़ी थी, जो कि अर्ली 2021 के बाद सबसे स्लोएस्ट है अगेन। और ऑफलाइन स्पेंडिंग आप देखो क्रेडिट कार्ड से तो वो ऑलमोस्ट 19% ईयर ऑन ईयर से बढ़ी। सो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स और ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 10 परसेंटेज पॉइंट्स का है। अब हो सकता है कि पैंडेमिक के बाद जब वन ऑन वन इंटरेक्शन कम हो गया, लोगों को बाहर जाना कम हो गया, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो है वो बढ़ गए थे क्रेडिट कार्ड के और ऑफलाइन कम हो गए थे। अब पैंडेमिक चला गया है तो ऑफलाइन ट्रांजेक्शन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट 5 मंथ्स में आप देखो तो 5 मंथ्स में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की कंपैरिजन से ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स कंजिक्यूटिवली ज्यादा रहे हैं। शायद ये दर्शाता है कि ऑफलाइन ट्रेड जो है वो रिवाइव हो रहा है। अच्छा, तो ये तो हो गया क्रेडिट कार्ड के बाद। अब विद इन नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हम यूपीआई को देखें तो यूपीआई की स्थिति कुछ ऐसी है कि सितंबर क्वार्टर में यूपीआई के टोटल ट्रांजेक्शन्स जो है वो 43% से बढ़े। अब लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में यानी कि 2023 के सितंबर क्वार्टर में ये 58% बढ़े थे। तो 58% एक हाई बेस है, इसके ऊपर भी 43% बढ़ना इस साल के सितंबर क्वार्टर में ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। यूपीआई के बाद एनईएफटी अगर आप देखो तो एनईएफटी का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में ये 34% बढ़े थे और इस साल के सितंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 44% बढ़े हैं। तो ऑलमोस्ट 10 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एनईएफटी ट्रांजैक्शंस का। अब ये बड़ी बात क्यों है? वेल, आप यूपीआई और एनईएफटी को कंपेयर करें। यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो होते हैं तो ईच ट्रांजैक्शन की एवरेज वैल्यू आप देखो तो वो अराउंड 1400 टू 1500 रुपीज रहती है। तो यूपीआई में स्मॉल ट्रांजैक्शंस होते हैं, एनईएफटी में बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं। ऑन एवरेज वैल्यू जो है पर ट्रांजैक्शन एनईएफटी का वो 45 टू 50,000 रहता है। तो एनईएफटी में बड़ी ट्रांजैक्शंस रहती है, या हालांकि आरटीजीएस में तो और ज्यादा बड़ी रहती है, 1 से 2 लाख। तो एनईएफटी ट्रांजैक्शंस का बढ़ना बाय 44% कंपेयर टू द लास्ट ईयर व्हेन इट वाज 34%। सो 10 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा ग्रो करना एनईएफटी का, ये शायद एक संकेत देता है कि स्मॉल बिजनेसेस जो एनईएफटी ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं, या तो अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करने में या सप्लायर्स को पेमेंट करने में या यूटिलिटी बिल भरने में, तो उनका एनईएफटी ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है। तो शायद ये संकेत दे रहा है कि स्मॉल बिजनेसेस जो है वो काफी एक्टिव है, उनका ग्रोथ काफी स्ट्रांग हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है कैपिटल मार्केट्स में वो ज्यादा स्ट्रांग रह रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स भी या तो ब्रोकर को ट्रांसफर करने में या एक्सचेंजेस को ट्रांसफर करने में या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी करने में काफी एनईएफटी ट्रांजैक्शंस करते हैं।
हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण एनईएफटी ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। इधर वे ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन में हमने देखा कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन स्लो डाउन हो रहे हैं, इसमें भी ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के कंपैरिजन में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का ग्रोथ स्लो हो रहा है। यूपीआई स्ट्रॉन्ग चल रहा है और साथ साथ एनईएफटी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो ये हो गया नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के ट्रेंड की बात। अब इसके बाद अगर आप रूरल वेज की बात करें तो रूरल वेज में डेटा कुछ ऐसा है, एज ऑफ लास्ट वीक पुरुषों के वेज का ग्रोथ सिर्फ 4.7% से बढ़ा है इन जुलाई 2024 में। पुरुषों के वेज का ग्रोथ रूरल एरियाज में सिर्फ 4.7% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है, जो कि लास्ट 2 सालों में सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ है। वहीं महिलाओं के वेजेस की आप बात करो रूरल एरियाज में तो वो 7.3% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं जुलाई में। हालांकि ये पुरुषों के वेज के ग्रोथ से ज्यादा है, लेकिन महिलाओं का हिस्टोरिकल वेज ग्रोथ आप देखो रूरल एरियाज में तो वो लास्ट 1 ईयर में सबसे स्लोएस्ट है। 7.3% ईयर ऑन ईयर से बढ़ना रूरल एरियाज में महिलाओं का वेज ग्रोथ वो लास्ट 1 ईयर में सबसे स्लोएस्ट है। तो रूरल एरियाज में वेज ग्रोथ स्लो हो रही है। इसके साथ साथ अगर आप मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि रूरल एरियाज में लेबरर्स जो है उनको साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है, उसमें ऑन एवरेज अगर आप वेज पकड़ो इस साल तो वो 105 रुपीज पर डे, 105 रुपए पर डे का है, जो कि हिंदू बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर के रिपोर्ट के हिसाब से एग्रीकल्चरल वेज ग्रोथ है उससे बहुत ज्यादा लोअर फिगर है। तो मनरेगा में जो पेमेंट देते हैं लेबरर्स को ऑन एवरेज पर डे वो एग्रीकल्चरल के वेजेस है उससे भी कहीं ज्यादा कम है। तो रूरल वेज ग्रोथ तो स्लो हो रहा है, उसमें भी मनरेगा बहुत ज्यादा कम है। और साथ साथ एक दूसरा रूरल एरिया में इंडिकेटर देखे तो वो है ट्रैक्टर सेल्स हमने देखा था पिछले वीडियोस में कि अगस्त में ऑलमोस्ट 13% ईयर ऑन ईयर से गिरे थे। इनफैक्ट जून जुलाई अगस्त 3 महीनों से कंटिन्यूसली ट्रैक्टर सेल्स डबल डिजिट डिक्लाइन बता रहे हैं। तो रूरल एरियाज में सिचुएशन थोड़ी टफ है, वेज ग्रोथ स्लो है, ट्रैक्टर सेल्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन अब आ रहा है मॉनसून का एंड, और मॉनसून का एंड का मतलब है कि अब खारीफ की जो बुआई हुई थी मॉनसून के स्टार्टिंग में, खारीफ फसलों की बुआई जो हुई थी मॉनसून के स्टार्टिंग में जून जुलाई के महीनों में, उसकी कटाई अब होगी। उसकी कटाई होगी तो फार्मर्स को कंपेंसेशन मिलना शुरू होगा। तो खारीफ के क्रॉप्स की सिचुएशन हमें देखनी पड़ेगी। सितंबर 20 के हिसाब से सितंबर 20 तक का डेटा हमारे पास है, और उसके हिसाब से खारीफ के फसलों की जो बुआई थी और स्पेशली वो बुआई का क्षेत्रफल यानी कि एकरेज यानी कि कितनी जमीन पे खारीफ के फसलों की बुआई हुई है वो 1.6% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। तो ये थोड़ा मॉडेस्ट फिगर है, लेकिन खारीफ में भी अगर आप पल्सेस यानी कि दाल के फसलें देखें तो वो 8% ईयर ऑन ईयर से बढ़ी है 20 सितंबर तक। दाल की 8% ईयर ऑन ईयर से बढ़ी है क्षेत्रफल 20 सितंबर तक। उसके सामने आप राइस देखो या सीरियल्स देखो, कोर्स सीरियल्स, चावल और कोर्स सीरियल्स को देखो तो वो सिर्फ 2 to 3% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। उसका क्षेत्रफल जो है वो सिर्फ 2 to 3% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। अच्छा, तो दाल और राइस हमने देख लिया। अब कॉटन और जूट की बात करें तो ये सिर्फ 2 फसलें ऐसी है जिनका क्षेत्रफल, जिनका एकरेज जो है वो गिरा है, वो डिक्लाइन हुआ है। अगर आप कॉटन देखें तो कॉटन का ऑलमोस्ट 9% से क्षेत्रफल गिरा है और जूट का ऑलमोस्ट 14% से क्षेत्रफल एकरेज गिरा है ईयर ऑन ईयर अंटिल 20 सितंबर। कॉटन और जूट को एक्सक्लूड करके सारे जो खारीफ की फसलें हैं, दाल मानो, चावल मानो, मेज मानो, ग्राउंडनट मानो, कोई भी ले लो आप, तो वो बड़े हैं, उनका क्षेत्रफल जो है वो बड़ा है। तो ये रूरल एरियाज के लिए पॉजिटिव है। अब सितंबर अक्टूबर में एंड में जब कटाई होनी शुरू होगी तो हमें पता चलेगा कि रूरल एरियाज में सिचुएशन कैसे है, हार्वेस्ट कैसा हो रहा है। ये हो गया खारीफ की बात। अब लास्ट हम जो डेटा देखेंगे वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के इनफ्लोज और आउटफ्लोज का। अब सबसे पहले तो एफडीआई है क्या? एफडीआई ये है कि बाहर के यानी कि फॉरेन बिजनेसेस जो है वो इंडिया में अपना कितना पैसा लगा रहे हैं धंधा करने के लिए। तो फॉर इंस्टेंस कोई फॉरेन बिजनेस है जिनको इंडिया में कोई बिजनेस से जॉइंट वेंचर करना है, मानो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्टमेंट किया था 2017 में, राइट? तो ये जो फंड्स फॉरेन बिजनेसेस इंडिया में लाएंगे या तो जॉइंट वेंचर करने के लिए या फिर कोई बिजनेस अक्वायर करने के लिए, तो ये फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे और वो प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करेंगे, राइट?
ये फंड्स ऐसे नहीं है कि आज आए और कल चले गए, क्योंकि ये फंड इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये इंडिया को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें इंडिया में, तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई इन 4 महीनों में टोटल ग्रोस एफडीआई इनफ्लो ऑलमोस्ट $28 बिलियन का रहा है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन से 25% ज्यादा है। और आपको याद होगा पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एफडीआई ऑलमोस्ट 2 साल से, एफडीआई इनफ्लोज जो है ऑलमोस्ट 2 साल से गिरा जा रहा था। तो अप्रैल में जून जुलाई का कलेक्टिव कंबाइंड इन्वेस्टमेंट बढ़ना 25% ईयर ऑन ईयर से इनफ्लो बढ़ना, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। ये हो गया एफडीआई इनफ्लो की बात। अब एफडीआई आउटफ्लो की अगर आप बात करो, तो सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया के जो बिजनेसेस है वो फॉरेन कंट्रीज में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 60% ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं। और साथ में फॉरेन में जो इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन बिजनेसेस में, उसके फंड्स जो है वो इंडिया में रिपैट्रिएट भी हुए, तो वो रिपैट्रिएशन भी 10% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। तो नेट एफडीआई यानी कि एफडीआई इनफ्लो माइनस एफडीआई आउटफ्लो को आप देखें तो वो ऑलमोस्ट $5.5 बिलियन का रहा है कंबाइंड फॉर द मंथ्स ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का कंबाइंड भी $5.5 बिलियन रहा है एफडीआई इनफ्लो, नेट एफडीआई इनफ्लो। ये ऑलमोस्ट 45% इंक्रीज है कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। आई होप कि एफडीआई आगे जाके भी बढ़ता ही रहे, क्योंकि इंडिया को एफडीआई की ज़रूरत है। अगर एफडीआई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में आएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट अगर है तो उसका करंट अकाउंट डेफिसिट का जो गैप है, यानी कि इम्पोर्ट्स अगर इंडिया ज़्यादा कर रही है एक्सपोर्ट्स के कंपैरिजन में, तो वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है उसको फिल करने के लिए इंडिया को एफडीआई चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो एफडीआई आगे जाके अच्छा रहेगा तो इंडिया के जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बीच में गैप है वो गैप फिल करने के लिए काफ़ी मददगार रहेगा। तो ये हो गई एफडीआई की बात। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद सम मोर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अंटिल देन हैव अ नाइस वीक।